टेबल के सवालों को देखने वाले हैं। और पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूलैंड का औसटक नियम क्या होता है, डोब्रेनर का तीक नियम क्या होता है, मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक क्यों कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने तैयार किया। तो इन सारी पहलुओं पे चर्चा होगी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि आपको सब्जेक्टिव के साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आज हम लोग क्लास को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूलैंड का औसटक सिद्धांत तो होता क्या है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो जानिए कि इस पीरियोडिक टेबल को तैयार करने में 4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले व्यक्ति थे न्यूलैंड, न्यूलैंड के बाद एक व्यक्ति आते हैं डोब्रेनर, डोब्रेनर के बाद आते हैं मेंडलीव, मेंडलीव तो यहां तक कि मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा गया। और मेंडलीव के बाद आते हैं मोसले साहब, और मोसले साहब जो हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किए हैं जिसमें टोटल 118 तत्व है। बोले कितना तत्व? टोटल 118 तत्व। लेकिन मेंडलीव ने जिस आवर्त सारणी को बनाया था उसमें तत्वों की संख्या 63 थी, 63। उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग बात करते हैं ये न्यूलैंड का औसटक नियम क्या होता है। तो मेरे दोस्त ये जो न्यूलैंड है इन्होंने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सजाने का काम शुरू किया। इन्होंने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सजाने का काम शुरू किया और इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने तत्वों को इस कदर सजाया कि हर तत्वों का गुण एक दूसरे से मिलता जुलता हो। अब देखिए इन्होंने तत्वों को कैसे सजाया, जैसे देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। न्यूलैंड का कहना था कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों का काउंटिंग करिए, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को गिनिए और हर एक 8वां तत्व यानी यहां से गिनते चलिए, हर एक 8वां तत्व का जो गुण होगा ना वह पहले तत्व के गुण के समान होगा। वाह गजब! यानी पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों तत्वों का गुण समान होगा। देखिए पहले तत्व से जाइए 8वें तत्व यानी पहला का गुण 8वां से मिलेगा। और इसी को हम लोग क्या कहे थे? न्यूलैंड का औसटक नियम। जैसे कि संगीत के स्वर पे आधारित है। जैसे कि संगीत का स्वर है सा रे गा मा पा धा नी सा, और सा यानी 8वां जो है इसका गुण किसके जैसा? पहले के जैसा। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा यानी सा शुरू हो गया और यहां भी सा है, यानी हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान था। और इसी को न्यूलैंड ने एक नाम दिया औसटक सिद्धांत। बोले कौन सा सिद्धांत? औसटक सिद्धांत। अब सवाल है कि सर ये औसटक सिद्धांत कहां तक लागू होगा? तो मेरे दोस्त ये औसटक जो सिद्धांत था, ये औसटक सिद्धांत इनका कैल्शियम तक लागू हुआ और इसके बाद इनका ये जो सिद्धांत है ये फेल कर गया। आपसे पूछेगा कि बताइए न्यूलैंड का औसटक नियम कहां तक लागू होता है? ये कैल्शियम तक लागू होता है। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए हाइड्रोजन से शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन का जो है गुण इसके समान होगा, लिथियम का गुण सोडियम के समान होगा, बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम के समान होगा। अब कहेंगे आप कि सर बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम के समान होगा, ये कैसे मान ले? कुछ नहीं करना है, आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 नंबर पर, यानी हर एक 8वां तत्व का गुण जो है ये पहले तत्व के गुण के समान होगा। अब देखिए यहां से अगर शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हर एक 8वां तत्व का जो गुण होगा ये पहले तत्व के समान होगा। और जब लोगों ने इसको देखा तो पता चला ये तो कैल्शियम तक ही काम कर रहा है, कैल्शियम के आगे ये काम ही नहीं करता है। कैल्शियम के बाद ये क्या हो गया मेरे दोस्त? ये फ्लॉप हो गया। क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ये कैल्शियम तक, बोले कहां तक फ्लॉप हो गया? ये कैल्शियम तक आते आते ये क्या हो गया था? फ्लॉप हो गया था। अब भाई इस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आइए हम लोग छोटे से लेके बड़े सवालों तक का सफर करते हैं। चलिए पहला सवाल कह रहा है कि न्यूलैंड के आवर्त सारणी आवर्त वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में किसके जैसा है? 10वां तत्व निम्नलिखित में किसके जैसा है? तो मेरे दोस्त कह रहा है 10वां तत्व। तो देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10वां तत्व मैग्नीशियम है। और औष्टक नियम के अनुसार मैग्नीशियम का जो गुण होगा ये किसके गुण के समान होगा? बेरिलियम के गुण के समान होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और बेरिलियम कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। सही आंसर क्या होगा? ए। बेरिलियम कितने नंबर पे है? 3 नंबर, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं दूसरे सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। दूसरा सवाल है कि न्यूलैंड की आवर्त तालिका में तत्वों को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। यानी कह रहा है कि न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन तत्वों को हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। तो मेरे दोस्त एक तत्व है कोबाल्ट और दूसरा है निकेल। एक तत्व है कोबाल्ट और दूसरा है निकेल। इसको हम लोग किसके साथ रखते हैं? हाइड्रोजन के साथ। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि न्यूलैंड के औष्टक नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? तो मेरे दोस्त न्यूलैंड का जो औष्टक नियम है, औष्टक नियम में तत्व की शुरुआत हाइड्रोजन से हुई थी और इसका अंत हो गया थोरियम में। इसका अंत कहां हो गया? इसका अंत हो गया थोरियम के पास। यानी इसका अंतिम तत्व क्या था? अंतिम तत्व था थोरियम। बोलिए अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों के कारण? तो मेरे दोस्त ये कमी किसका था? ये तो कमी था न्यूलैंड का। ये कमी था किसका? ये कमी था न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने ही कोबाल्ट और निकेल को दूर रख दिया। कोई दिक्कत? चलिए तो न्यूलैंड में बहुत सारा कमी भी है। अब कह रहा है कि न्यूलैंड के ऑक्टेव्स यानी अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? तो मेरे दोस्त जब न्यूलैंड ने अष्टक नियम की खोज किया उस समय प्रकृति में टोटल 56 यानी 56 तत्व थे। न्यूलैंड के समय प्रकृति में सब टोटल 56 तत्व थे, जिनमें पहला तत्व है हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोरियम। बोलिए अंतिम तत्व क्या था? थोरियम। अंतिम तत्व थे थोरियम। यानी इनके समय तत्वों की संख्या टोटल कितना थी? 56। टोटल कितना? 56। चलिए बहुत लोगों का सही जवाब आ रहा है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण किसने यह खोजा कि हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है? तो मेरे दोस्त हर एक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान है। इसी को हम लोग औष्टक नियम कहते हैं। और औष्टक नियम की जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? न्यूलैंड ने। बोले औष्टक नियम की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? न्यूलैंड। लेकिन मेरे दोस्त अब पूछेगा कि हाई डोबे-रेनर ने क्या किया था? तो मेरे दोस्त डोबे-रेनर ने त्रिक नियम दिया था। बोले कौन नियम? त्रिक नियम। इन्होंने 3 तत्वों का समूह बनाया था और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक नियम। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए गुंजन ठाकुर ए, बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखते हैं अगले सवाल का जवाब कितने लोग दे पाते हैं, कितने लोगों में ये दम है जो अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया था? न्यूलैंड, मेंडलीफ और मेयर नामक व्यक्ति ने किसका विकास किया था? मेरे दोस्त इस सब लोग मिलके आवर्त सारणी के विषय पे चर्चा किए थे। इस सब लोग मिलके कहां किए थे? आवर्त सारणी के विषय पे चर्चा किए थे। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दम है आपको जो आप अगले सवाल का जवाब दे पाएंगे। न्यूलैंड के औष्टक नियम के अनुसार लौह यानी लोहा जो गुणों में डैश और डैश के समान दिखता है, इन तत्वों से दूर रखा गया है। तो मेरे दोस्त आखिर वो कौन ऐसा तत्व है जिसका गुण लोहा से मिलता है? कौन ऐसा तत्व है जिसका लोहा से मिलता है? तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात न्यूलैंड ने कहा था। न्यूलैंड ने कि 2 ऐसा तत्व है, एक है कोबाल्ट और दूसरा है निकेल। एक है कोबाल्ट और दूसरा है निकेल। इन दोनों का गुण मिलता है किससे? लोहा से, आयरन से। दोनों का गुण किससे मिलता है? लोहा से। ये बात हम नहीं, ये बात न्यूलैंड ने कहा था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल है कि न्यूलैंड ने माना कि
प्रकृति में केवल डैश तत्व थे। बहुत बढ़िया। न्यूलैंड ने क्या माना कि प्रकृति में टोटल 56 तत्व हैं, और इन्होंने यहां तक भी कहा कि अब आगे तत्वों की खोज नहीं हो सकती है, जो इनका बात बिल्कुल गलत हुआ। इन्होंने तो 56 ही कहा और कहा कि अब आगे तत्व है ही नहीं है, उसका खोज कर पाना संभव है। लेकिन मेरे दोस्त आपको पता होगा कि वर्तमान का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 56 तो दूर की बात, उसमें 118 तत्व है। कितना तत्व? 118। तो बोले इन्होंने क्या कहा कि केवल कितने तत्व हैं? 56 तत्व। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए विनोद सिंह, एकदम सही जवाब आ रहा है, सही जवाब। बिल्कुल आप लोग एकदम लग रहा है कि वीडियो एकदम सही से देख रहे हैं। चलिए अगला सवाल, न्यूलैंड के औसत नियम केवल डैश तक लागू होता है। भाई देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं, कितने लोग जवाब दे पाएंगे इसका। हमने अभी तो इसकी चर्चा की थी, चलिए बी 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 बी। चलिए गुंजन ठाकुर का जवाब, पहला जवाब सही आता हुआ गुंजन ठाकुर। जय जननी, आपका भी जवाब बिल्कुल सही आया, और ऐसे ही आप लोग सही जवाब देते रहिए, मनोबल बढ़ता रहेगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए न्यूलैंड का जो औसत नियम है ये कैल्शियम तक ही लागू होता है मेरे दोस्त, उसके बाद ये फ्लॉप कर जाता है, फेल कर जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं अगले सवाल का जवाब कितने लोग दे पाएंगे। है किसी में दम जो इस सवाल का जवाब दे दे? एक ही सवाल बार बार कई एग्जामों में रिपीट किया है, और हम आपको पता है यूथ पब्लिकेशन का जो भी सवाल है हम आपको करा रहे हैं, और जो भी सवाल दिए गए हैं, चाहे एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, घुमा फिरा के जैसे पूछा है हूबहू क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि न्यूलैंड के औसत नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश के समान दिखाई देता है, इन तत्वों में से दूर रखा गया है किसको? कोबाल्ट और निकेल को। बस दिमाग में बैठा लीजिए, कोबाल्ट और निकेल का गुण जो है ये किसके समान दिखाई देगा? आयरन के समान। किसके समान? आयरन, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए कह रहा है कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? ओहो मेरे दोस्त, कह रहा है कि इनमें से कौन सा था, जो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। तो अब देखिए ध्यान से मेरे दोस्त, आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाने में 4 लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। भले समय बदलता गया, लोगों का सिद्धांत फेल होता गया, लेकिन प्रयास तो हुआ था। क्योंकि अगर किसी की शुरुआत हो जाती है तो उसके बाद उसका आगे बहुत अच्छा होते जाता है, लेकिन शुरुआत करने वाला भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल है कि इस तत्वों पर 4 लोगों ने काम किया था, इस पीरियोडिक टेबल पर 4 लोगों ने काम किया था। एक व्यक्ति थे डोबरेनर, एक व्यक्ति थे न्यूलैंड, एक व्यक्ति थे जिनका नाम है मेंडलीफ, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोसले। इस 4 लोगों ने पीरियोडिक टेबल पे काम किया है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर मोसले साहब की बात किया जाए तो इन्होंने जो तत्वों को सजाने का काम किया, इन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? इन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया, और बाकी के जो 3 लोग हैं इस तत्वों को द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाए हैं। बोले किस संख्या के आधार पे? द्रव्यमान। तो देख रहे कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। तो मेरे दोस्त परमाणु द्रव्यमान पर किसका आधारित है? तो डोबरेनर का, न्यूलैंड का, मेंडलीफ का। जबकि मोसले साहब का जो था ये परमाणु संख्या पे आधारित था। तो जिस ऑप्शन में मोसले नहीं होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है इसका आंसर आप लोग जरूर दे पाएंगे। चलिए हमको लगता है कि इसका आंसर जरूर दे पाएंगे, और इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक व्यक्ति का सवाल है कि साइंस का फाउंडेशन कोर्स कहाँ है सर? तो चलिए साइंस का जो फाउंडेशन कोर्स है ये सुबह में 9 से 10 चल रहा है। अभी साइंस का फाउंडेशन कोर्स सुबह 9 से 10। अभी बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी के कुछ चैप्टर निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जिस चैप्टर में एंट्री मारे हैं उस चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। कोई दिक्कत? चलिए आगे अगला सवाल कह रहा है कि औसत नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो
तो इसमें सोचने की बात है, न्यूलैंड ने औसत नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने औसत नियम किसने दिया था? न्यूलैंड। चलिए अब है त्रिक नियम। हम लोगों ने न्यूलैंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था छोटा मोटा हम लोग देख लिए। अब आइए हम लोग फोकस करते हैं डोब्रेनर का त्रिक नियम। अब देखिए ये त्रिक नियम क्या है। तो मेरे दोस्त त्रिक का मतलब ही होता है तीन। बोले त्रिक का मतलब क्या होता है? तीन। डोब्रेनर साहब ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तो इन्होंने तत्वों को तीन तत्वों का तीन तीन ग्रुप बनाया था। इन्होंने तत्वों का तीन तीन ग्रुप बनाया था और इन्होंने कहा था कि देखिए यहां कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन्होंने कहा था कि पहला और दूसरा का जो परमाणु भार है, पहला और दूसरा का जो परमाणु भार का औसत है वह दूसरे यानी पहला और तीसरे के परमाणु भार का जो औसत होगा ना वह दूसरे के बराबर होगा। वह किसके बराबर होगा? दूसरे के। यानी पहला और तीसरा का जो परमाणु भार का औसत होगा ना वह दूसरा के बराबर होगा। जैसे मेरे दोस्त लिथियम का 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है। अब देखिए 39 और 7 जोड़िए, 39 और 7 जोड़िएगा ना तो ये 46 यानी 46 आएगा। और 46 का आधा कितना होता है? 23। यानी दोनों को जोड़ के आधा करिएगा ना तो ये बीच वाला आएगा। यानी औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? तो औसत क्या होता है? तो 7 और 32 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए। अब देखिए पहला तत्व और तीसरा तत्व का जो परमाणु भार का औसत है वह तीसरे तत्व के क्या होगा? बराबर होगा। तीसरे तत्व के क्या होगा? बराबर। और ये बात हम नहीं कहे थे, ये बात कौन कहा था? डोब्रेनर। बोले ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था डोब्रेनर। कोई दिक्कत? तो आइए इस पे हम लोग सवाल करते हैं। चलिए सुबह 9 से 10 ऑफलाइन क्लास होती है, बिल्कुल ऑफलाइन ही क्लास है। चलिए आगे चलिए डोब्रेनर के त्रिक नियम से पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला कह रहा है कि निम्नलिखित ट्रायोड मतलब मेरे दोस्त ट्रायोड का मतलब होता है 3। बोलिए ट्रायोड का मतलब क्या होता है? ट्रायोड में कौन सा एक डोब्रेनर ट्रायोड का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कौन सा डोब्रेनर के ट्रायोड का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, स्ट्रांसियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, कैल्शियम है। चलिए लिथियम, पोटेशियम। अब देखिए, अब यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा। लिथियम है, स्ट्रांसियम है, बेरिलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब देखिए क्या इसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिख रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि डोब्रेनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। यानी डोब्रेनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा? बहुत बढ़िया। अब आप कहेंगे कि सर क्या ये नाम इसमें दिख रहा है? क्या ये नाम डोब्रेनर के त्रिक नियम में दिख रहा है? नहीं। मेरे दोस्त कुछ भी पूछ देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी पूछे तो उसका परमाणु भार का औसत उसके बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग मान लेंगे त्रिक नियम। अब सवाल कर रहा है कि डोब्रेनर का प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इसका त्रिक का दूसरा सदस्य, यानी पहला फास्फोरस है, अंतिम एंटीमनी, तो इसका दूसरा सदस्य। तो मेरे दोस्त दोनों का जो परमाणु भार होगा ना, उस परमाणु का भार का जो औसत होगा ना, ये औसत आर्सेनिक के बराबर होता है। बोले इसका औसत किसके बराबर? आर्सेनिक के बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यानी कोई भी दो सेट अगर कोई भी 3-3 ग्रुप बना देगा जिसका पहला और तीसरा का औसत भार दूसरा के बराबर हो जाना चाहिए, कोई भी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डोब्रेनर का त्रिक नियम। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं अगला सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। चलिए कह रहा है कि डोब्रेनर त्रिक का तीसरा, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, तो तीसरा क्या होगा? पहला लिथियम है, सोडियम है, तो इसमें तीसरा सेट का नाम बताइए। तो मेरे दोस्त लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 ग्रुप है, इसको हम लोग त्रिक नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल
देखते हैं अगला सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। चलिए, डोब्रेनर के 3 तत्वों की समूह की पहचान करें, उन्हें क्या नाम दिया गया है। तो मेरे दोस्त, डोब्रेनर के 3 जो समूह बनाए गए हैं ना, उसको हम लोग त्रिक नाम दिए हैं, और त्रिक को ही इंग्लिश में हम लोग ट्रायोड कहते हैं। ट्रायोड यानी त्रिक को ही ट्रायोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। कह रहा है कि डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश पर पहला अवलोकन किया था। मेरे दोस्त, उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो रिएक्शन को क्या करे? बढ़ा दे। जो रिएक्शन में हेल्प करे, जो अभिक्रिया में हेल्प करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। अब कह रहा है ये कुछ अलग बात है। कह रहा है कि डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया था। तो मेरे दोस्त, डोब्रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले एक तत्वों की पहचान की थी, उस पर विचार किया था, जिसका नाम है प्लेटिनम। बोलिए, नाम क्या है? प्लेटिनम। यानी आपको एक नया सवाल मिल गया कि इनका पहला अवलोकन उत्प्रेरक के रूप में किस पर हुआ था? प्लेटिनम पे। किस पे हुआ था? प्लेटिनम। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, ये जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन टेलीग्राम पे भी डाल दिया गया है। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। आप जाइए और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल, फिर वही सवाल कि डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। आंसर दे दीजिए, आंसर दे दीजिए। किसने किया था? तो डोब्रेनर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अब आइए अगला सवाल, कर है उस जर्मन रसायन का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों के रूप में समूहबद्ध किया था। बस यहां से एक और बात पता चला कि डोब्रेनर जी ने जो त्रिक नियम दिया था, ये नियम दिया था 1817 में। बोलिए, डोब्रेनर का त्रिक नियम कब आया था? तो डोब्रेनर का त्रिक नियम आया था 1817 में। कब आया था? 1817। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब भाई कह रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? काम तो मेरे दोस्त सब लोग किए, लेकिन नाम किया एक व्यक्ति जिसका नाम है मेंडलीव। काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन नाम किया मेंडलीव। और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया था, उस समय टोटल तत्वों की संख्या 63 थी। उस समय टोटल तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। लेकिन वर्तमान का जो पीरियोडिक टेबल है, इसको मोस्ले साहब ने बनाया है, और अभी इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। अभी तत्वों की संख्या कितनी है? 118। मेंडलीव ने जो तत्वों को सजाया था, कहा कि पीरियोडिक टेबल में जो खड़ा लाइन होगा, इसको हम लोग समूह नाम देंगे। बोलिए, क्या नाम देंगे? समूह। आज जो पॉट लाइन होगा, यानी चीट पॉट जानते होंगे, जो पॉट लाइन होगा, इस पॉट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। बोलिए, पॉट लाइन को क्या कहते हैं? आवर्त। अब सवाल है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या 7 और समूह की संख्या टोटल 18 है। आपसे यह भी सवाल पूछेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में समूह कई गो है? 18 गो, और तत्वों की संख्या कितना है? 7। बोलिए, तत्वों की संख्या कितना है? 7। और ये सारा काम तैयार किया था किसने? मेंडलीव ने। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। चलिए तनी दे दीजिए ना जानकारी अगले सवाल का। थोड़ा जवाब तो दीजिए ताकि एनर्जी मिले। जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के उनके डैश के आवर्त फलन है। अरे भाई जवाब तो दीजिए। अरे भाई कोई तो जवाब दीजिए भाई, क्या दम नहीं आप में जवाब देने का? चलिए
चलिए, चंदन कुमार का कहना है कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए भाई, डी का लाइन लग गया। चलिए, अगर आप लोग डी के फेवर में हैं तो हम भी ये पूरे ताल ठोक के कहते हैं कि आपका आंसर डी ही होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि मोस्टली जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया था। बाकी के जो लोग थे इन्होंने तत्वों को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, इसलिए ताल ठोक के इसका सही आंसर क्या हो गया? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब तत्वों की संख्या कितनी थी? अरे भाई बता तो दीजिए, तत्वों की संख्या कितनी थी? तत्वों की संख्या कितनी थी उस समय? तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी? 63। चलिए अगला सवाल। कर है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में लंबवत रूप से, ओहो लंबवत रूप से है, लंबा लंबा खड़ा खड़ा लाइन, खड़ा खड़ा लाइन, लंबवत रूप से स्तंभों को, और कर है क्षैतिज, क्षैतिज ये है, क्षैतिज ये है, क्षैतिज ये है। कर है कि लंबवत स्तंभ को, तो जो लंबवत है उसको हम लोग समूह कहते हैं। बोलिए, लंबवत है उसको क्या कहते हैं? समूह। जो क्षैतिज है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। बोलिए, क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त। क्षैतिज को क्या कहते हैं? आवर्त। इस तरीके से इसका आंसर जाता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से इसका आंसर जाता हुआ दिख रहा है। चलिए, आंसर का लाइन लगे, इस तरीके से इसका आंसर जाता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल। लो, सवाल खत्म। चलिए, तो आज का इतना ही सवाल था। चलिए, आज हम लोगों ने देखा डोबनेयर का त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम। कोई दिक्कत? तो चलिए, ऐसे ही आपको 20, 25, 30 की संख्या में सवाल लेके आएंगे पर डे, और ऐसे ही हम लोग इसको आगे लेके चलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले